नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे और वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे उत्तरकाशी से जल्द मिल सकती है खुशखबरी। राजस्थान में क्या बोले पीएम मोदी, दिल्ली एनसीआर को फिर क्या मिला झटका, उमेश पाल हत्याकांड में कौन हुआ गिरफ्तार, और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमें पल पल की खबर देंगे। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी में आप बस कुछ ही देर रह गए हैं जब मजदूर बाहर निकल करके आ जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। के सिकारा टनल हादसे को आज 13वां दिन है। पिछले 12 दिनों में रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई एजेंसियां जो लगातार यहां पर काम कर रही थी, जिसमें 200 से ज़्यादा कर्मचारी इस 6 एजेंसियों के यहां पर काम कर रहे हैं, वो लगातार प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो टनल के भीतर 41 श्रमिक फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस दौरान ये कह सकते हैं कई ऐसी बाधाएं उनके सामने यहाँ पर आ रही है जो उनकी इस रेस्क्यू अभियान में लगातार विराम लगाने का काम कर रही है। लेकिन रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। उनको उम्मीद है कि जो श्रमिक अंदर फंसे हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाएगा। जो बाधाएं उनके सामने आ रही है, चाहे हडल के रूप में हो, गाड़ी के रूप में हो, उनको यहाँ पर पार करने का काम किया जाएगा और सकुशल इस रेस्क्यू अभियान को संपन्न किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार केंद्र के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रोजाना संपर्क यहाँ पर कर रहे हैं और जो रेस्क्यू अभियान में काम किया जा रहा है उसको काम की जानकारी उनकी तरफ से ली जा रही है। आज केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी टनल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी टनल में रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों के साथ बातचीत वहाँ पर की, विशेषज्ञों से बातचीत यहाँ पर की, साथ ही श्रमिकों से भी बातचीत की जो टनल के भीतर फंसे हुए हैं। उनको भी भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार उनके लिए लगातार प्रयासरत कोशिश कर रही है कि उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो बाधाएं आ रही है, ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार गुजरता समय चुनौतियों को बढ़ाने वाला हो सकता है, सरकार के लिए चिंताजनक हो सकता है। लेकिन सरकार आशान्वित है कि जो एजेंसियां उन्हें लगातार सफलता मिलेगी और आज शाम या देर रात तक इस पर पूरी तरह से सफलता पा ली जाएगी। कैमरामैन नरसिंह के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। एक तरफ सत्ता को पाने के लिए तमाम ऐसे बड़े बड़े नेताएं राजस्थान चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अंदर आज देवगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे आज कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरे को गालियां कांग्रेस के अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता गालियां दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि आखिरकार वो मेरे को चाहे कितनी ही गाली दे लें, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, खून पसीने से पार्टी को बनाया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं की इस पार्टी के अंदर जो है इज्जत की जाती है। ये चुनाव मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, लेकिन ये पे जो है जिस तरीके की लोगों की सेवा की है राजस्थान के अंदर। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने राजेश पायलट का भी नाम लिया। राजेश पायलट को लेकर कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजेश पायलट का अपमान को लेकर झूठ बोल रही है कि हमने राजेश पायलट का अपमान किया नहीं किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि आखिरकार राजस्थान के अंदर जो है सरकार बनाने हम लोग जा रहे हैं, जहाँ 4 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और राजस्थान को लेकर उन्होंने जिक्र छेड़ा। कहा कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बनने जा रही है। लेकिन उसके बाद लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे भी जो है निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री खुद झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठे वादे कर रहे हैं जनता के बीच में। लेकिन हमारी जब पार्टी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले शिक्षा की बात वहाँ पर युवाओं को रोजगार देगी। लेकिन लगातार सरकारी नौकरी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी में खुद प्रधानमंत्री वादे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की बनती है, जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान में जाके कर रहे हैं, जनता के बीच में कर रहे हैं, तो आखिरकार वो अमल कितने होते हैं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से अपना जोर लगा रही है, बड़े बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में भेज रही है। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान पहुंचे थे, लेकिन राजस्थान पहुंचने पर उन्होंने जनता को जो संबोधित किया। लेकिन उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ जनता को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरीके से राजस्थान में अब तक जो है कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस तरीके से लोगों को लगातार झूठ बहकाने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन उसमें अब देखना होगा कि क्योंकि राजस्थान में 25 तारीख को चुनाव है, जनता किसकी तरफ रुख करती है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। प्रयागराज में पुलिस की ऑक्टोपस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। इसको एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ का बेहद करीबी नफीस बिरयानी को पुलिस ने देर रात
मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। नफीस बिरयानी के बारे में कहा जाता है कि अतीक अहमद का जो धन है वो इन्वेस्ट करता था, वो बिजनेस में लगाता था। पुलिस को काफ़ी सरगर्मी से इसकी तलाश थी। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उमेश पाल के जो चर्चित हत्याकांड हुआ था उसमें शूटर्स जिस गाड़ी से गए थे वो इसी की थी, और इसी वजह से नफीस बिरयानी को लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। इस पर अभी पिछले दिनों 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन नफीस बिरयानी लगातार पुलिस से बच रहा था। बीती रात पुलिस को ऐसी सूचना मिली कि प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में चेकिंग के दौरान उसने एक गाड़ी को रोकी और इस दौरान उस शख्स ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली उसके पैर में लगी। बाद में पता चला कि ये नफीस बिरयानी है जो प्रयागराज की तरफ आ रहा था। पुलिस ने इसे एक बड़ी कामयाबी मानी है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से नफीस बिरयानी का नाम काफ़ी चर्चा में रहा। तमाम तरह की कहानियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बताया जा रहा था कि अशरफ का बेहद करीबी दोस्त है ये। एक बिज़नेस में उनका कहीं ना कहीं पार्टनर था। कई जगहों पर इस तरह से इसने बिरयानी की शॉप खोल रखी थी जो ईटान के नाम से काफ़ी चर्चित थी। तो इस वजह से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी इसलिए भी मानी जा रही है कि इसके ज़रिए से पुलिस को अतीक अशरफ के और भी बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी। हालांकि जिस तरह से नफीस बिरयानी लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने अपनी एक तरह से जो पकड़ है वो बनाने के लिए तमाम जो फोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल किया और दिल्ली तक में इसकी लोकेशन ट्रेस की गई थी, और शायद यही वजह है कि नफीस बिरयानी पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो किस तरह के खुलासे करती है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अतीक और अशरफ की बहुत सी बेनामी संपत्तियों के बारे में इसको बहुत जानकारी है और वो राज खुल सकता है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने दिया बयान। क्या था बयान, बता रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। दिल्ली के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनपुरी पहुंचे, जहां बेबर थाना क्षेत्र के गांव गुटारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने लोकसभा लेकर चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसीलिए दोनों ही संगठनों को आपस में भिड़ाने का काम कर रही है। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब लगातार दूसरे दलों की बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। सनातन धर्म पर स्वामी विवेकानंद मौर्य के बयान पर उन्होंने कहा है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं को घेरने का काम कर रहे हैं। तो वहीं हलाला पर छापेमार कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने सब पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर भी कहा है कि वह समाजवादी पार्टी अपनी सभी सीटों पर जीत दर्ज कराएगी और कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। उधर बलौदाबाजार में चुनाव की मतगणना के लिए ईवीएम मशीन को सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। तो मैं बलौदाबाजार जिले के मंडी गांव में है, जहां पर 3 दिसंबर को 3 विधानसभा का मत पेटी में गणना होना है। मत 17 नवंबर को समाप्त हो चुके हैं और मत पेटियां अभी जो सीआईएसएफ के जवानों की निगरानी में सुरक्षित रखी गई है। यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर रात भर चौकसी करते ताकि किसी प्रकार की शिकायत का मौका न मिले। आपको मैं चाहूंगा कैमरे में बताऊंगा कि यहाँ पर कितनी सुरक्षा में है, ये बता सकते हैं। सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो मत पेटियां वहां पर जो रखी हुई है तीनों विधानसभा की, वो भी सीआईएसएफ के जवानों की निगरानी में 3 सुरक्षा लेयर में इस मत पेटियों को रखा गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। याद रहे कि बलौदाबाजार जिले में 3 विधानसभा का मतगणना 3 दिसंबर को होगी। अब ये समय बताएगा कि इस मतगणना में कौन से प्रत्याशी की विजय होती है। मैं इंडिया लाइव के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर फिर पड़ी महंगाई की मार। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता तुषार कुमार।
मोर्चे पर दिल्ली वालों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह गुरुवार की सुबह सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि जो सीएनजी पहले 74.59 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलती थी, अब वो सीएनजी दिल्ली एनसीआर में 75.59 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगी। यानी अब प्याज और टमाटर के बाद दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों पर भी बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि सीएनजी की नई कीमतें 23 नवंबर से लागू कर दी गई। दिल्ली के अलावा गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में भी सीएनजी की कीमत 80.20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 81.20 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई। वहीं ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा में 69.20 रुपये से बढ़ाकर 80.20 रुपये कर दी गई है। साथ ही दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी 69.20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 80.20 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। वहीं सीएनजी के प्राइस में अब तक 82.20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर कि दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में किए गए बदलाव के संबंध में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल की ओर से गुरुवार को ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी और इसमें कंपनी की ओर से कहा गया था कि 23 नवंबर 2023 सुबह 6 बजे से सीएनजी की जो कीमतें हैं वो लागू कर दी गई। इससे पहले इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में बीते अगस्त महीने में भी इजाफा किया था और इसी की कीमतें 23 अगस्त 2023 से 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई थी। अब एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में इसकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। उस समय की राजधानी दिल्ली में अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रेवाड़ी और हापुड़ में भी सीएनजी के दामों में इजाफा किया गया था। बता दें कि दिल्ली वालों को प्याज टमाटर के बाद अब सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि पहले तो दिल्ली वासियों का प्याज और टमाटर ने आंसू निकाला और अब सीएनजी के दामों में भी 1 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। आगरा में शादी से पहले मिली धमकी, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता आमिर कादरी। यूपी के आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल एक परिवार में 2 लड़कियों की शादी थी। शादी वाले दिन ही इंस्टाग्राम के जरिए एक धमकी भरा मैसेज जाता है जिसमें लिखा जाता है कि अगर डोली उठेगी तो अर्थी उठेगी। इस मैसेज से परिवार में हलचल मच जाती है और परिवार दहशत में आ जाता है, जिसके बाद परिवार आगरा पुलिस की शरण लेता है। जिसके बाद में आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के आदेश पर 7 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाता है और परिवार को भरोसा दिलाया जाता है कि आप निश्चिंत होकर शादी करें, हम इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आगरा पुलिस लेती है। इसके बाद में परिवार थोड़ा राहत की सांस लेता है और थाना टीवाईसी क्षेत्र के खंदौली इलाके के अंदर पुलिस फोर्स को लगा दिया जाता है, जहां पर परिवार निश्चिंत होकर आज शादी कर रहा है और जिन 7 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार तजवीज दी जा रही है। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। दिल्ली से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। जिसने भी सुना इस मामले के बारे में वो खौफजदा हो गया। दरअसल मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना इलाके से सामने आया है, जहां एक नाबालिग ने नाबालिग की चाकू से गोद कर हत्या कर दी और 1-2 वार नहीं, करीब 50 से ज़्यादा वार किए गए, जिसमें नाबालिग की मौत हो गई। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना इलाके में बीते मंगलवार को एक नाबालिग से कुछ पैसे की मांग कर रहा था। 350 रुपये के चक्कर में जब नाबालिग ने पैसे देने से इनकार किया तो उन दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ और गुस्साए नाबालिग ने उसकी हत्या कर दी। और मृतक की पहचान जाफराबाद निवासी के रूप में हुई है, जो परिवार के साथ रहता था। जिसने भी इस मामले के बारे में सुना वो खौफजदा हो गया। बता दें कि जिस तरीके से मामला सामने आया, कहीं ना कहीं हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला बताया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से नाबालिग दूसरे नाबालिग को लगातार चाकू से वार कर उसकी हत्या कर रहा है और 1-2 नहीं 50 से ज़्यादा वार जो चाकू से नाबालिग पर किए गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही आरोपित नाबालिग को दबोच लिया है और मृतक नाबालिग को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन इस मामले के बाद पूरा इलाका दहशत के माहौल में है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन इस
हत्याकांड ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि दिल्ली के लोगों में मानव दिल बचा ही नहीं है। और इसी का परिणाम है कि जरा जरा सी बात पर लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। उस पर तो रही है कि अब नाबालिग भी एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज के नाबालिग भी कहीं ना कहीं क्राइम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि इस मामले में देखने को मिला। फिलहाल मृतक नाबालिग के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर में हलाल प्रमाण पत्र को लेकर खाद्य विभाग की छापेमारी जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। ने हलाल वाले प्रोडक्ट को बैन लगा दिया। आपको बताते चले कि मिर्ज़ापुर में भी सभी अधिकारी यहाँ पर अलर्ट हो गए हैं और कुछ दिनों से ही जो है कि छापेमारी चल रही। जगह जगह पे मॉल जो है, जहाँ पे बड़े बड़े शॉप है, उस प्रोडक्ट को जाकर अधिकारी लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं और ये हलाल वाले प्रोडक्ट यहाँ पे बेचे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ये तो सरकार ने बैन लगा दी है। आपको बता दें कि जो बैन लगाई हुआ ये प्रोडक्ट हलाल वाला सर्टिफाइड जो था इसको बैन कर दिया गया है और भारत में कहीं बिकने की हिदायत नहीं दी जा रही है। और जो भी बेच रहा है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर नोटिस भी दिया जाएगा और अगर जिस तरह से लोग नहीं मानते हैं उनको पूरी तरीके से कार्रवाई करके उनको सील भी किया जाएगा। इसी क्रम में विशाल मेगा मार्ट पर यहाँ के पहुंचा असिस्टेंट कमिश्नर आरपी सिंह और साथ में मंजुला सिंह पहुंचकर वहाँ एक एक प्रोडक्ट की जांच करते हैं। वहाँ पर लोगों देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हलाल वाले सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन यहाँ पर आपको बताते जो अधिकारी और भी चेक कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ खजूर में भी पाए हुए हैं हलाल वाले प्रोडक्ट, उनको बैन कर दिया है और बताया गया है कि ये प्रोडक्ट बंद कर दिया जाए और उनको नोटिस भी दिया गया है। जगह जगह छापेमारी चला। अब आपको बताते चले कि भारत सरकार ने एसटीएफ भी लगा दी है। एसटीएफ जगह जगह छापा मार रहे, वो भी चेक किया जा रहा है उनके तरफ से। अगर जिस तरह से अगर कोई भी इस मॉल को या फिर कहीं बेचते हुए पकड़े जाते हैं, एसटीएफ के द्वारा भी बड़ी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि किस प्रकार से लोग इस प्रोडक्ट को बंद करते हैं कि नहीं बंद करते हैं। अब देखना यह है कि कितने लोग इसको बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं। यहाँ पे मिर्जापुर में भी इस तरह से अधिकारी लोग भी एकदम एक्शन में आकर जगह जगह हर दिन छापेमारी कर, लगभग एक हफ्ते से ही छापा चल रहा है। सभी प्रतिष्ठानों, सभी दुकानदारों के लिए हिदायत दी गई कि इस प्रोडक्ट को न बेचे। हमारे सहयोगी महेंद्र के साथ कमलेश कुमार। रायबरेली में हलाल प्रमाण पत्र को लेकर खाद्य विभाग की छापेमारी जारी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। प्रमाणन को लेकर उत्तर प्रदेश सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है और उसके द्वारा साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन वस्तुओं में हलाल प्रमाणन किया गया हो वो वस्तुएं उत्तर प्रदेश में ना बिके। इसी के क्रम में रायबरेली जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है, जिसके क्रम में रायबरेली जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से टीमें गठित की गई हैं और लगातार दुकानों पर छापेमारी की जा रही है कि ऐसी वस्तुएं मिले जिसमें हलाल प्रमाणन लिखा हो तो उनको प्रतिबंधित किया जाए और उनके नमूने भरते हुए भेजकर उनको सीज करने की कार्यवाही चल रही है। जिसके क्रम में रायबरेली सदर कोतवाली क्षेत्र में एक दुकान पर बंद डिब्बा खजूर का हलाल प्रमाणन का मिला, जिसको जिला प्रशासन के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और उनके द्वारा नमूना भी भरा गया है, उसको भेज दिया गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार की मंशा है, उसी के क्रम में लगातार रायबरेली जिला प्रशासन के द्वारा भी सख्त रुख अख्तियार किए गए हैं और उसी का मूर्त रूप देने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है और कई इस तरह की छापेमारी उनके द्वारा कहना है कि लगातार की जाएगी और जिन दुकानों पर भी हलाल प्रमाणन वाली सामग्री और वस्तुएं मिलेंगी उनके खिलाफ आगे भी कार्यवाही की जाएगी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस पूरे आदेश को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है उसको लेकर रायबरेली जिला प्रशासन ने भी कड़े रुख अपना लिए हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गाड़ी खड़ा करना महंगा पड़ गया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल। झारखंड के हजारीबाग की बात करें और हजारीबाग का शेख धिकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां नगर निगम के द्वारा अब वाहन का शुल्क भी लगना प्रारंभ हो गया और ये 1 नवंबर से प्रारंभ हुआ। और आप ये देख सकते हैं 2 पहिया वाहन अगर कोई लेकर आता है तो 10 रुपया 2 घंटे के लिए और 4 पहिया वाहन के लिए 20 रुपया 1 घंटे के लिए। तो हम कह सकते हैं अगर मरीज के परिजन भी अगर आ रहे हैं तो उनको भी यहाँ वाहन खड़ा करने के लिए शुल्क देना होगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ये इस पर
आमजनों का कहना है कि इस पर लगाम लगना चाहिए, क्योंकि अस्पतालों में इस तरीके का वाहन शुल्क बिल्कुल कदापि उचित नहीं है। और आप ये देख सकते हैं क्योंकि किस तरीके से स्वाभाविक सी बात है, अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मरीज है, मरीज के परिजन लगातार 24/7 आते हैं देखने के लिए, तो उनको भी अब शुल्क देना होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, इंडिया वॉइस, हजारीबाग। हमीरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। हमीरपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो हमीरपुर के सिसोला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं केशव बाबू शिवहरे और उनके पुत्र दीपक शिवहरे और उनके छोटे भाई विष्णु शिवहरे, इनकी जो अवैध तरीके से इन्होंने तस्करी की थी और जो अवैध तरीके ज़मीनें कब्जाई थी, उसी को लेकर आज गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इनकी 350 बीघा ज़मीन और 1,42,45 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिस पे कि 12 मकान हैं, और जो संपत्तियां ये इधर उधर ज़मीनें खरीदते थे और जो ज़मीनें थी वो विवादित रहती थी, इसके बाद वो ज़मीनों पे कब्जा किया करते थे, उसी को लेकर इनके खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई की गई है। और जो तीनों आरोपी हैं ये जेल पे इस समय हैं, और आज पुलिस ने इसका खुलासा किया और जो ज़मीनें थी इनकी सभी जब्त कर ली है, और वहाँ चस्पा एक नोटिस भी चिपका दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला सिसोलर थाना क्षेत्र का है, जहां पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। हम आपको ने एक रोडवेज ने 2 युवक को रौंदा और एक की मौत हो चुकी है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो चुका है। पूरा मामला जनपद संभल के नौरा रोड का है, जहाँ गिन्नौर वाले क्षेत्र पर नौरा रोड पड़ता है। वहाँ पर रोडवेज जा रही थी, उसके आगे बाइक से 2 लोग जा रहे थे, जिससे टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और रोडवेज चालक अपनी रोडवेज लेकर फरार हो चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है आनंद फानंद में आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उन्हें एम्बुलेंस बुलाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टर ने एक के लिए मृत्यु घोषित कर दिया गया है। वहीं पर यह बताया जा रहा है कि दूसरे की हालत गंभीर है, जहाँ हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि घर वालों को पुलिस मौके पे पहुंची और पहुंचने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। परिवार वालों को सूचना दी, मौके पर परिवार वाले पहुंचे और घर में कोहराम समझ गया। लोगों का कहना है कि जिस तरह से टक्कर मारी है रोडवेज ने, और रोडवेज के चालक और रोडवेज को लेकर फरार हो चुका है। यहाँ पर ही पुलिस ने तब घर वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की बात कह रहे हैं और आगे की जाँच कह रहे हैं। उठता है जिस तरह से रोडवेज ने टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद रोडवेज चालक और रोडवेज को लेकर फरार हो चुका है। वहीं पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में 100 मिला है, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद सहनवाज। परिस्थितियों में एक 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। अधेड़ व्यक्ति के द्वारा घर के दरवाजे को बंद करके फांसी के फंदे पर लटकने के बाद अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया गया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके के नीवरी अलैदातपुर का है, जहां एक संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। उसके शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसके उपरांत परिवार में कोहराम मच गया। इधर जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची। आनंद फानंद में शव को फांसी के फंदे से उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। तो वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए मृतक के बेटे के द्वारा बताया गया है कि मृतक उसके पिता थे, जिनके द्वारा बैंक से लगभग 4 से 4.5 लाख रुपया लोन का लिया गया था। किसी प्रकार उसके पिता उस लोन को अदा नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद बैंक के कर्मचारी व अधिकारी उसके पिता को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उसके पिता का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ गया और इसी के चलते देर रात उन्होंने अपना कमरा बंद किया और फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इधर जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। आनंद फानंद में शव को फंदे से उतरवाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी है। इधर मृतक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस।
रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।